ये सही रास्ता है या ये गलत रास्ता है। पीपल शुड बी एबल टू सी बियॉन्ड द लुक। बोलने का मुझे लिटरली अपने इलाके के ऐसे जो बन गए हैं। जी बिल्कुल, पुलिस से लोग डरते हैं, ये फैक्ट है। परसेप्शन ऐसा ही है वर्सेस कितना परसेंटेज आप क्राइम रोक रहे होते हो। जिसमें से एक है गौरव जोन, फेमस यूट्यूबर है। तो वो इंसिडेंट क्या था? इंसान गलती कहाँ करता है? साथ ही अगर सपोज आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो कंप्लेंट और एक एफआईआर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो आर सीनियर सिटीजन, साइबर क्राइम, ऑनलाइन स्कैम्स, फ्रॉड बहुत होने लगा है। तो आजकल जो चल रहा है काफ़ी कॉमन टाइप का वो चल रहा है डिजिटल अरेस्ट या फेक एफआईआर का स्कैम, जिसमें OLX का जो फ्रॉड है बेसिकली बोलता है कि मैं आपको एक QR कोड भेज रहा हूँ और आप इसको स्कैन करेंगे तो आपके पास पेमेंट आ जाएगी। नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। Welcome to the syllabus of life. Today's guest is a youth icon. He's somebody very popular because of the way he looks, because he wears a police uniform, and because he has something important to say to everybody. My guest today is ACP Lakshay Pandey, and he has cleared the UPSC exam. He is an engineer. He has a lot of things which people don't know about him. I want to go into the depths of what is behind the uniform. Who is he? Where does he come from? I want to talk about what the police stands for. Why do people fear the police? What to do when you have to deal with the police? I want to talk about how society is changing, what his job really is like. I want to bring the fact and I want to separate it from fiction. Please come along with this journey and we'll have a very interesting conversation, I guarantee. Thank you. So Lakshay, you are very popular. आप बहुत famous भी हो. आप Instagram पे और social media पे बहुत लोग आपको चाहते हैं. It is also partially because of your job in the police. So let me start by this factor of fame. आपको लगता नहीं, how does it feel to be this popular? और ये जो youth, इतना सारा youth आपको देखता है माइक्रोस्कोप से, आपसे इंस्पायर होता है, इनके लिए क्या मैसेज है? सर, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो यूथ है वो मुझे जो फेम मिला है वो आप कह रहे हैं कि या तो मेरे फेस की वजह से मिला है और इन एडिशन मेरे को यूनिफॉर्म या सर्विस में आने की वजह से मिला है। बट मेरा ये मानना है कि फेस तो मेरा पहले भी वही था सर्विस में आने से पहले, और तब उतना रिकग्निशन शायद नहीं था, और सर्विस में आने के बाद ही वो ये सब रिकग्निशन मिला है। और सर्विस में आने के बाद लोग मुझे बोलते हैं कि आप स्मार्ट लगते हैं, लेकिन मेरा जो लुक है, अपीयरेंस है, वो तो सर्विस के रहने से मतलब आने से पहले भी सेम ही था। हाँ। तो जो मुझे फेम मिला है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या जो लोग मुझे रेगुलरली मुझे मैसेजेस और ये सी चीज़ें करते हैं, तो उनको मैं जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि बट मेरा जो मेन इसमें मोटिव है वो है कि मैं यूथ को मोटिवेट करूँ, और मुझे ऐसे कोई फेमस होना या फेम की ऐसे कोई मुझे इच्छा या कोई मेरे को ऐसी आशा भी नहीं है। मेरा जो मेन जो इसमें मोटिव था सोशल मीडिया पे आने का, वो जस्ट यूथ को मोटिवेट करने का था। बिकॉज जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी तो मेरे पास ऐसा कोई मेंटर नहीं था जो मुझे बताए कि आपको ये सही रास्ता है या ये गलत रास्ता है। तो मेरा हमेशा से यही था कि मैं अगर सपोज़ कभी भगवान ने चाहा और घर वालों का आशीर्वाद मुझ पे रहा और मैं नौकरी में आया, अच्छी सर्विस में आया, तो मैं उन बच्चों को ज़रूर मोटिवेट करूँगा जिनके पास कोई भी मेंटरशिप नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं थी। हाँ। तो मेरा सोशल मीडिया पे आने का सिर्फ एक ही है कि मैं यूथ को मोटिवेट करूँ। और थैंक यू क्योंकि आप इस पॉडकास्ट पे आए, जो कि आप नॉर्मली नहीं करते, और इसीलिए मैं चाहता था कि पीपल शुड बी एबल टू सी बियॉन्ड द लुक्स। और बहुत चीज़ें हैं आपके बारे में जो उनको नहीं पता, मैं कुछ क्योंकि आपको जानता हूँ इसलिए मुझे पता है। और उनमें से एक चीज़ ये है कि आप जिस बैकग्राउंड से आए, आपने एक ऐसा सपना पूरा होते देखा जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। पिक्चरों में सुनने को मिलता है, किताबों में पढ़ने को मिलता है। जिस एरिया में आप पले बढ़े, यू बिकेम द ACP ऑफ दैट एरिया। सर, हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, मैंने जैसे कि आपने बताया कि मैं जिस एरिया में रहा उसी में मैंने काम करने का मुझे मौका मिला। तो बेसिकली मैंने दिल्ली में मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मैंने 25-26 साल मैं लोधी कॉलोनी में मैंने बिताए हैं, और वहीं पे मेरे जो छोटा सर्कल था दोस्तों का, वहीं पर उठना बैठना, खेलना कूदना, पढ़ाई लिखाई सब वहीं पे हुई है। तो जब मैं सर्विस में आया, सर्विस में मेरे को साउथ डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग करने का मौका मिला, और उसी ट्रेनिंग के दौरान मैंने लोधी कॉलोनी में SHO का प्रभार संभालने का मुझे लिटरली अपने इलाके के SHO बन गए हैं। जी बिल्कुल। और
मैंने वो जस्ट एक ट्रेनिंग का हमारा मॉड्यूल होता है, तो वो एक कोइंसिडेंस ही मैं कहूँगा कि आसपास वाले तो बहुत डरते होंगे। देखो, डरने की बात ऐसा नहीं है, क्योंकि पुलिस का जो काम है वो लोगों की हेल्प करना है। पुलिस इज ऑलवेज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और ये पहले से भी यही माना जाता है और अभी भी यही है और आगे भी यही माना जाएगा। क्योंकि कोई भी समस्या हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, सबसे पहले पब्लिक को याद आती है पुलिस की। तो पुलिस को वो सबसे पहले याद करते हैं। और जब मैं भी नौकरी में नहीं था, हम भी अगर कुछ इश्यूज होते थे तो हम भी डायरेक्टली पुलिस को ही फोन करते थे, चाहे वो पुलिस रिलेटेड मैटर हो या ना हो, चाहे वो सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर ना हो, लेकिन हम सबसे पहले याद करते थे पुलिस को। तो पुलिस, लोग मुझसे डरें या नहीं डरें, वो मुझे नहीं लगता कि नहीं मतलब डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पुलिस में हूँ और मैं एक फोर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि लोग ये पुलिस से नहीं डरना चाहिए, और पुलिस से थोड़ा, क्योंकि ये सिलेबस ऑफ लाइफ है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वो सारी बातें हों जो स्कूल कॉलेज नहीं सिखाता। सर ऑब्वियसली ये चीज़ तो कभी कोई नहीं सिखाता कि पुलिस के साथ डील कैसे करना है, सर पुलिस के साथ बिहेव कैसे करना है। पुलिस से लोग डरते हैं, ये फैक्ट है, परसेप्शन ऐसा ही है ज़्यादातर लोगों का। अब ऑब्वियसली अवेयरनेस बढ़ रही है तो कम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, इस परसेप्शन का क्या रीज़न है और इस परसेप्शन की रियलिटी क्या है? कोई भी पुलिस फोर्स का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो पब्लिक सर्विस के टुवर्ड्स काम करे। क्योंकि जब भी हम लोग हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होती है, हम लोग पासिंग आउट परेड होती है, तो उस टाइम पे हम शपथ लेते हैं, हम संविधान के प्रति हम सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखेंगे, हम ये शपथ लेते हैं। आप अपने एरिया के SHO बने, और आपने ठीक कहा डर, क्योंकि मैं समझता हूँ, आई बीन इन द सिविल सर्विसेज, दैट फियर इज एक्चुअली नॉट द करेक्ट रिस्पॉन्स। द करेक्ट रिस्पॉन्स शुड बी ट्रस्ट, शुड बी। बट अभी पब्लिक और सिविल सर्विसेज में बहुत गैप है। और एक बहुत बड़ा सिंबल है यूनिफॉर्म, पुलिस की वर्दी। पुलिस की वर्दी पे लोग मरते हैं, और UPSC एस्पिरेंट्स तो मरते ही, मतलब उनके लिए इट इज़ द बिगेस्ट ड्रीम कम ट्रू है। आपने वर्दी पहनी है, कुछ हद तक सेंट्रल एक्साइज में भी यूनिफॉर्म होती है, आई हैव वॉर्न इट, बट पुलिस का तो डेली का है वो, इट इज़ अ वेरी सेंट्रल थिंग टू यू। रियलिटी क्या है उसकी, जो लोगों को दिखता है और जो एक्चुअली में है, उसमें क्या फ़र्क है? सर, जैसे कि आपने पूछा, तो जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी स्टार्टिंग में, तो जब फर्स्ट टाइम मैंने यूनिफॉर्म पहनी, तो बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक खुशी का दिन था वो। और मैंने फ़ोटो क्लिक करके सबसे पहले अपने घर वालों को भेजी, और घर वालों को मैंने धन्यवाद किया कि उन्होंने मेरे को इतना साथ दिया, इन्होंने पढ़ाया, हर चीज़ मेरे को सपोर्ट किया, और घर वालों ने मुझे मोटिवेट किया ताकि मैं इस लेवल तक आऊँ, और आज मुझे वो यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिल रहा है। ग्रेजुअली मैंने रियलाइज़ किया, घर वाले भी बड़े इमोशनल थे, और मेरी मदर काफ़ी इमोशनल हुई, थोड़ा रोई हो, और घर वालों के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था, और मेरे लिए भी काफ़ी प्राउड मोमेंट था कि मैं ये सिर्फ इंडिविजुअल सक्सेस नहीं थी, मेरी फैमिली के लिए काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट था। और फिर मुझे लेटर ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ये जो यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ, इसके साथ साथ काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अटैच्ड हैं, जो ओवर द टाइम मेरे को रियलाइज़ हुई। और तो जब हम जो शपथ जो हम लेते हैं, वो इसी चीज़ की हम शपथ लेते हैं कि हम भारत और भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखेंगे। तो यूनिफॉर्म जो हम पहनते हैं, उसके साथ कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जिसका हमें टाइम टू टाइम हमें बहुत ही आपको ध्यान रखना पड़ता है। बट जो लोग इसको देख के फैसिनेट होते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? दो चीज़ें आपने कही पहले, आपने कहा कि एक तो उसको कमाना पड़ता है, इट हैज़ टू बी अर्न्ड, यू कांट जस्ट गेट इट। सेकेंड, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग representing the force, representing the government, and also visibly representing। सिर्फ ऐसा नहीं है कि चलो कोई IAS अगर बीच में चला जाए तो पता नहीं चलेगा कि IAS है, ऐसा पुलिस के साथ नहीं होता। और पुलिस के साथ जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है अथॉरिटी के साथ, आप ऐसे भीड़ में नहीं जा सकते एकदम से, लोग आपको घेर लेंगे शायद। क्या होगा अगर आप भीड़ में चले गए एकदम से? देखिए, जैसे आप कि हम यूनिफॉर्म जो पहन रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पब्लिक के लिए सबसे पहला जो रिस्पॉन्डर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो पुलिस ही होता है। तो कुछ भी चीज़ें हों, तो जो पब्लिक होती है, वो अगर कुछ भी गवर्नमेंट से मांग करनी हो, तो उसमें पुलिस ही सबसे फ्रंट फेस में होती है।
हर चीज़ में पुलिस ही फ्रंट फेस में दिखती है। सपोज कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई धरना हो रहा है, वहाँ पे पुलिस ही दिखेगी आपको बैरिकेडिंग के साथ। तो हम एक आर्म है गवर्नमेंट का, जो आपके सामने, पब्लिक के सामने दिखते हैं। और भीड़ में अगर हम जाते हैं तो हम कम्युनिटी का पार्ट हैं। पुलिस बेसिकली कम्युनिटी का पार्ट है और कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए ही है। कम्युनिटी की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए ही है। गवर्नमेंट का जैसे कि एक पार्ट है पुलिस, तो हम लोग गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हम लोग पब्लिक की हेल्प करते हैं। तो अगर हम पब्लिक में जाते हैं तो हमें कम्युनिटी की बातें हमें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और जो बेस्ट पॉसिबल लीगल एक्शन जो होगा हमें उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें एक्शन लेना चाहिए उसमें। और जैसे आपने बताया आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपने बताए थे जिसमें यू हैड टू बी इन द फ्रंट लाइन, जैसे फॉर इंस्टेंस अब आपने एक शादी वाला बताया, तो शादी वाले किस्से में क्या हुआ था एग्जैक्टली और आपको कैसे इंटरवीन करना पड़ा? तो बेसिकली मेरी नाइट ड्यूटी थी उस टाइम पे, ट्रेनिंग का ही टाइम था, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में मेरी नाइट ड्यूटी थी। तो नाइट ड्यूटी के टाइम पे अराउंड 12:30-1 बजे हमें कॉल आती है कि शादी यहाँ पे साकेत एरिया में लड़ाई झगड़ा हो गया है, शादी में 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो यही एग्जैक्ट कॉल थी। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उस टाइम पे मैं नाइट जियो था। हम वहाँ पे गए और वहाँ पे पता लगा कि 2 ग्रुप, मतलब लड़के वाले ग्रुप और लड़की वाले के ग्रुप के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रखा है। और जो रीज़न था लड़ाई झगड़े होने का वो ये था कि बारात लेट पहुँचती है शादी में, और तब तक जो लड़की वाले थे उनके गेस्ट आके जा चुके थे और थोड़ा खाने का इशू था, मतलब खाना ख़त्म हो गया था, थोड़ा मिसमैनेजमेंट था। और लड़के वालों को ऐसा लगा कि हम बारात लेके आए और हमारी थोड़ा इंसल्ट हो गई हमारे घर वालों के आगे। तो इस चक्कर में लड़ाई झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई इसमें, और फिर लड़की वालों की भी इंसल्ट हुई इसमें कि बारात आ रही है और ऐसे लड़ाई झगड़ा करके जा रहे हैं। उनकी भी थोड़ा इज्जत डाउन हुई क्योंकि इतना खर्चा किया है। आपको पता है कि एक फादर के लिए एक लड़की की शादी करना एक बड़ा एक इवेंट होता है, और वो हर चीज़ जोड़ता है, पूरी अपनी कमाई है जो जीवन भर की वो अपनी बेटी की शादी में लगाना चाहता है। तो वो जब वहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, तो लड़की वाले चले गए छोड़ के कि अब हमें शादी करनी ही नहीं, कि हमारी इतनी बेइज्जती हो गई है, हमें शादी करनी ही नहीं। लड़की वाले अराउंड 1.5-2 घंटा नहीं आए और अपने घर ही चले गए। लिटरली उस मंडप पर कोई भी नहीं था, सिर्फ टेंट वाले थे और दूल्हा था और दूल्हे के घर वाले। बाकी सारे रिश्तेदार, लड़की वालों के रिश्तेदार, लड़के वालों के रिश्तेदार चले गए। और जब हम पहुँचे तो हमें पता लगा इंसिडेंट एग्जैक्टली इशू ये है। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि लड़की वालों और लड़के वालों के बीच में एक संवाद क्रिएट किया जाए, उनके बीच में एक डिस्कशन क्रिएट करके हम लोगों ने उस मैटर को सुलझाने की कोशिश करी, जो कि पुलिस का एक काम होता ही है बेसिकली, कि 2 पार्टीज़ को आपस में उनका मैटर को रिजॉल्व करना, और अगर कुछ इश्यूज हैं तो लीगली हैंडल करना। तो इस वाले इशू में हम लोगों ने ये सोचते हुए कि इसमें लोगों के इमोशंस अटैच्ड हैं और एक अच्छा एक शादी हो सकती थी जो किसी कारणवश नहीं हो पा रही है, तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लेते हुए हम लोगों ने दोनों के बीच में, लड़का और लड़की के बीच में इंटरेक्शन कराया और लड़की वालों को थोड़ा कन्विंस किया और फिर दोनों की शादी हुई। तो मतलब यू वेंट बियॉन्ड व्हाट वाज जस्ट अ ड्यूटी। आप सिर्फ जाके कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, बट आपने पूरी सिचुएशन में रिकंसिलिएशन कराई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और उनको पता होना चाहिए, पुलिस में आपके एक्सपीरियंस में कितना परसेंटेज आप एक्चुअली में कॉन्फ्लिक्ट कम कर रहे होते हो वर्सेस कितना परसेंटेज आप क्राइम रोक रहे होते हो? मुझे ये लगता है बीइंग अ सिविल सर्वेंट की ज़्यादा टाइम आपका कॉन्फ्लिक्ट जोड़ने में, लोगों को समझाने में, सुझाव कराने में ही लग रहा होगा। इज दैट करेक्ट? जब भी कोई इशू होता है या कोई भी कॉल आती है या कोई भी कंप्लेंट आती है, काफ़ी चीज़ें हीट ऑफ द मोमेंट में होती हैं। सपोज मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी किसी से टच हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो हीट ऑफ द मोमेंट में होती हैं चीज़ें। हाँ। तो अगर हम उस चीज़ में लोगों को समझाएं, उनको थोड़ा काउंसिल करें, तो वो चीज़ें सुलझ सकती हैं। और इसलिए जो पुलिस है, हम लोग
बेसिकली कम्युनिटी का पार्ट है पुलिस भी। तो कम्युनिटी में जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि सब लोग मिल के आपस में इश्यूज रिजॉल्व करते थे, उस टाइम पर लीगल पहले टाइम पे नहीं होता था। तो सिमिलरली अभी लीगल रिफॉर्म्स हैं, मतलब लीगल पीनल प्रोविजंस हैं, हर चीज़ हैं। तो जहाँ पर हमें लगता है कि चीज़ें वैसे रिजॉल्व हो सकती हैं, बातचीत से रिजॉल्व हो सकती है, हम कोशिश करते हैं बातचीत से रिजॉल्व हो। और जहाँ पर लेकिन कुछ कानून का उल्लंघन हुआ है, वहाँ पर हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं और हर चीज़ लीगली उसमें होती है, चाहे उसमें कुछ भी, कोई भी सामने से कोई कैसा कितना बड़ा आदमी भी हो, हाँ। या कोई कितना क्लोज आदमी भी हो, तो हम लोग लीगली उसमें चीज़ें करते हैं। बट जी, उसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि स्टार्टिंग में हम कोशिश ये करते हैं कि इश्यूज वैसे रिजॉल्व हो सके एमिकेबली, अगर हो सके तो। तो जैसा कि आपने बोला कि द लॉ डजंट केयर, चाहे आदमी बड़ा हो, छोटा हो, फेमस हो, ना फेमस हो, अगर कुछ वायलेशन हुआ और आपके नोटिस में आया तो आप कार्रवाई कर दोगे। तो ऐसे तो जाने माने कुछ लोगों को आपने अंदर किया ही होगा, वो जिसमें से एक है गौरव जोन, हम फेमस यूट्यूबर हैं। तो वो इंसिडेंट क्या था? तो बेसिकली मैं मालवीय नगर में था, पोस्टेड था उस टाइम पे, ट्रेनिंग का ही टाइम था, तो ट्रेनिंग में हर चीज़ें सीखने को मिलती है। तो उस टाइम में मैं मालवीय नगर का काम, थाने का काम देख रहा था। तो उस टाइम पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। जो ये यूट्यूबर है, इन्होंने, इनका एक पेट डॉग है, उस डॉग को, छोटा सा डॉग था वो, और उस पर हीलियम बलून डाल के और उनको उड़ाने की कोशिश करी, जो हम गैस बलून जिसे जो हम बच्चे जो खेलते हैं कि ऐसे पकड़ा ऊपर चला गया, तो उसने अपने पेट डॉग पे बांध के उसको उड़ाने की कोशिश करी और काफ़ी ठीक ठाक हाइट तक वो उड़ा भी। मतलब अराउंड, अगर वो ग्राउंड फ्लोर से उसने उड़ाया था वो वीडियो में, तो वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक उड़ा। अच्छा। और बहुत ही गलत चीज़ थी, बहुत ही रिस्की था, और एनिमल क्रुएलिटी की तरफ वो हर चीज़ दिख ही रही थी, हर चीज़। तो वो वीडियो वायरल हुई, काफ़ी हमारी नॉलेज में आई। तो हमने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए उस यूट्यूबर को अरेस्ट किया और वो डॉग को रेस्क्यू किया उस केस में। तो हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए कुछ एडवाइस? देखिए, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है और कानून सबको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी हो। तो सबको कानून फॉलो करना चाहिए। कानून सभी के लिए बना है और सबको उसको फॉलो करना बात चाहिए। तो आपकी ठीक है, बिल्कुल मानने वाली, बट अक्षय, कानून लोग फॉलो करना चाहते नहीं है। बहुत सारे लोग कानून लोग फॉलो करते हैं क्योंकि ना करने में प्रॉब्लम हो जाती है। बट ऐसा बहुत सारा माइंडसेट है दुनिया का। अब आप चाहे बेशक ट्रैफिक रूल्स देख लो, कोई फॉलो करके राजी नहीं है। और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे इंडिया में गाड़ी चलाते हैं जैसे उनकी ही सड़क है। तो उनके लिए क्या आप कुछ बताना चाहोगे? व्हाट इज इट दैट पीपल शुड नो सो दैट दिस कैन चेंज? बिकॉज ये हर किसी के लिए एक हेडेक है, ये बिहेवियर जो है कि भाई मुझे फॉलो नहीं करना है, देखी जाएगी। चाहे हो सके तो रेड लाइट स्किप कर लूंगा, हो सके तो कुछ भी करूंगा जो हो सकेगा, जहां लगेगा कि पुलिस वाला खड़ा है वहां रुक जाऊंगा। ये एटीट्यूड क्यों चेंज नहीं होता है? देखिए, हम अगर एथिक्स की बात करें कि कुछ एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, तो कुछ उसी एथिक्स बेसिकली सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो हमें सही और गलत बताती हैं। और जो लॉ है वो भी एक तरीके का गाइडिंग लाइट ही है जो आपको सही और गलत बताता है। तो कुछ सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नहीं मानते और जो कानून का उल्लंघन करते हैं और लॉज वायलेट करते हैं, और जिनको पता नहीं किस बात की जल्दीबाजी है, कहाँ जाना है, ऐसे कौन से काम है जो करने हैं कि जो वो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या रात को ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहे हैं। तो वो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट जब भी नोटिस में आता है पुलिस एक्शन तुरंत लेती है, चाहे वो कहीं की भी पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो मुंबई की हो, पंजाब की हो, वो कहीं की भी पुलिस हो, एक्शन ज़रूर लेती है। इससे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है लक्ष्य, जैसे रोड रेज है, आपने हीट ऑफ द मोमेंट की बात करी, आपने ये भी बताया कि बहुत सारे जो इंसिडेंट्स आप तक आते हैं वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो गए होते हैं। इंसान गलती कहाँ करता है? इज इट ट्रू, मैंने सुना है कि हम में और एक तिहाड़ जेल के इनमेट में एक गलती का फर्क है, एक गलती का। इज दिस ट्रू? देखिए, जो जब जैसे रोड रेज होता है, जो हीट ऑफ द मोमेंट में चीज़ें होती हैं, उस टाइम पे हम लोग बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं और बिना सोचे समझे चीज़ें कर देते हैं, गुस्से में आके कर देते हैं। लोगों को लगता है कि मेरा ईगो बड़ा है और मैं सॉरी क्यों बोलूं, सामने वाला
कोई भी हो, मैं सॉरी क्यों बोलूँ। तो वो ही एक मुझे लगता है इशू रहता है जो एक छोटे से इंसिडेंट को इतना बड़ा बना देता है, और जिसमें जो लॉज हैं वो वायलेट हो जाते हैं। और अगर वो इंसान मतलब स्टेबल माइंड से सोचे, और वो चाहे शायद उस टाइम पे वो चीज़ें ना करे, लेकिन जब वो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बिना सोचे समझे करता है, तो उससे वो चीज़ें भी हो जाती हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल इंसान का जब इंटरेक्शन होता है पुलिस का, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होती हैं, फ़ोन चोरी हो गया, FIR करनी है, गाड़ी के पे किसी ने डेंट मार दिया या लग गया, FIR करनी है, तो क्या करना चाहिए? सपोज फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, फ़ोन चोरी हो गया। तो जैसे सपोज किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है, तो या तो वो 112 नंबर पे कॉल करे, पुलिस के पास वो कॉल जाएगी, या तो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करे, एक बेसिक कंप्लेंट दे, या फिर आप ऑनलाइन EFIR भी कर सकते हैं घर बैठे बैठे। और साथ ही अगर सपोज आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एक वेबसाइट है, संचार साथी पोर्टल, तो उस पर आप जा सकते हैं। उस पर एक CEIR करके एक है, वहाँ पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सपोज कोई खो गया है फ़ोन या चोरी हो गया है, उसको आप ब्लॉक करा सकते हैं इमीडिएटली। ओके। तो वो संचार साथी पोर्टल है, वहाँ पर आप जाके ये चीज़ें आप कर सकते हैं, और EFIR आपने ऑलरेडी करी हुई है। तो मान लीजिए कोई बड़ा ऑफेंस हुआ है और पुलिस स्टेशन पे जाके फिजिकली करना है, तो लोगों को तो बहुत डर लगता है थाने में जाने से। थाने में जाके what क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि एक कंप्लेंट और एक FIR में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो पब्लिक को ये लगता है कि उन्होंने जो कंप्लेंट दी है दैट इज FIR, बट कंप्लेंट एक फर्स्ट इन मतलब एक आपने जाके एक रिटर्न जाके कंप्लेंट दे दी, वो जब जाके रजिस्टर होगी CCTNS पे, तब जाके वो FIR मानी जाएगी। तो क्योंकि जनरली हम जब कंप्लेंट आती है उस पर हम देखते हैं कि वो उस पर क्रिमिनल एंगल है या नहीं। अगर क्योंकि पुलिस जो है वो क्रिमिनल एंगल के लिए ही काम कर रही है, सिविल ऑफेंसेस पे हम लोग नहीं करते। सिविल ऑफेंसेस के लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। तो अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो कंप्लेंट में अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस दिख रहा है तो उसके तहत हम लोग FIR रजिस्टर करते हैं। तो सपोज कुछ भी आपके साथ कोई घटना हुई है तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। आप 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये एक हेल्पलाइन नंबर है, कॉमन हेल्पलाइन नंबर है। आप इसमें सिर्फ पुलिस को नहीं, सिर्फ एम्बुलेंस को भी कॉल कर सकते हैं, फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर सकते हैं। तो 112 के थ्रू आप पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दे सकते हैं जाके फिजिकली, या फिर आपके पास ईमेल की सुविधा है और हर किसी की ईमेल आईडीज आपको पुलिस की वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं। आप वहां जाकर भी अपनी कंप्लेंट्स दे सकते हैं। हाँ। और एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम जो बहुत लोगों को होने लगी है आजकल हमारे देश में, खासकर जो थोड़ी सी मैच्योर जनता है, द पीपल हु आर सीनियर सिटीजन, साइबर क्राइम, ऑनलाइन स्कैम्स, फ्रॉड बहुत होने लगा है। फोन आते हैं हर जगह। मुझे खुद हफ्ते के 1 या 2 तो अटेम्प्ट हो जाते हैं, और बहुत लोग फंस भी जाते हैं, और फंसना है भी बहुत आसान। तो किस किस टाइप के स्कैम्स चल रहे हैं? क्योंकि आप ऑडियंस को बताना जरूरी है, यू आर DSP साइबर क्राइम, दैट इज व्हाट यू, आप लोग बहुत जानते होंगे इसके बारे में। व्हाट शुड अ पर्सन डू टू सेव देमसेल्व्स? मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा इसमें। आपने जैसा बोला कि सीनियर सिटीजन्स या जो थोड़े वैसे लोग हैं उनके साथ ये ऑफेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा तो है ही, लेकिन साथ ही में जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, जो लोग यंग हैं, सभी के साथ ये टाइप के जो अटेम्प्ट है वो होते हैं। और इसमें कुछ कॉमन एक पैटर्न है जो हमने एनालाइज किया है कि कैसे कॉमन टाइप के जो साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड्स हैं वो होते हैं। तो आजकल जो चल रहा है काफ़ी कॉमन टाइप का, वो चल रहा है डिजिटल अरेस्ट या फेक FIR का स्कैम, जिसमें एक रैंडम पर्सन को फ़ोन आता है कि आपका बेटा या बेटी को आपके इसके अगेंस्ट केस हम कर रहे हैं और इसको अरेस्ट करने वाले हैं, और अगर आपको चाहते हो कि ये केस ना हो या अरेस्ट ना हो तो आप कुछ पैसों की ट्रांजैक्शन करिए, तभी हम लोग देख पाएंगे। तो वो ये विश्वास दिलाते हैं कि हम पुलिस से बोल रहे हैं जेन्युइनली। आपको व्हाट्सएप पे कॉल आएगा, उस पर कोई DP लगी होगी कोई पुलिस ऑफिसर की, और वैसे ही मतलब प्रिटेंड करेगा कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और आपका बेटा या बेटी अरेस्ट होने वाले हैं, उनकी उसने ये गलत काम किया है, ये क्राइम किया है। हाँ, उस टाइम पे जो पर्सन होता है जिसके साथ वो स्कैम हो रहा होता है वो बड़ा पैनिक हो जाता है, विदाउट रियलाइजिंग कि मैं जो जिसकी वो बात कर रहे हैं उसको फ़ोन करके पता करूं कि ऐसा कुछ है या नहीं।
वो लोग डर जाते हैं और उस पर फिर पैसों की ट्रांजैक्शन कर देते हैं। एक ये टाइप का फ्रॉड है। फिर काफ़ी टाइप के फ्रॉड हैं कि OLX का जो फ्रॉड है, बेसिकली OLX पर आप कोई ऐड डालता है और उस ऐड पर आपको सपोज कोई फ़ोन बेचना है अपना, या कोई अपना फर्नीचर बेचना है, आपने फर्नीचर बेचने का ऐड डाला, आपको किसी दूसरी तरफ से आपको मैसेज आया कि आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग योर फर्नीचर। आपके बीच में एक प्राइस नेगोशिएशन हुआ और एक डील फिक्स हुई कि मैं 10,000 में ये फर्नीचर है या ये फ़ोन है वो खरीदने के लिए रेडी हूँ। दूसरा बंदा आपको बोल रहा है, आप बोलते हो कि ठीक है आप ये ले लो, तो दूसरा जो पर्सन है दूसरी साइड पे वो आपको बोलता है कि मैं आपको एक QR कोड भेज रहा हूँ और आप इसको स्कैन करेंगे तो आपके पास पेमेंट आ जाएगी। तो इसको लगता है कि ठीक है मैं स्कैन कर लेता हूँ, तो वो स्कैन करता है पेमेंट, उस पर अपना UPI पिन है वो डालता है, पैसे यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, रादर दैन कमिंग फ्रॉम द बायर टू द सेलर। वो पैसे जो विक्टिम है उसके अकाउंट से वहाँ चले जाते हैं। ये एक स्कैम यहाँ नहीं रुकता, स्कैम इसके बाद और कंटिन्यू होता है। जो विक्टिम है वो बोलता है कि यार ये तो मेरे पैसे कट गए यार 10,000 रुपये और पैसे तो आपने देने थे। तो वो बोलता है कि शायद कुछ ग्लिच होगा, टेक्निकल ग्लिच होगा, मैं एक काम करता हूँ आपको दोबारा एक और QR कोड भेजता हूँ, आपके पुराने पैसे भी आ जाएंगे और जो मैंने आपको नए देने हैं वो भी आ जाएंगे। वो एक फ्रेश QR कोड भेजता है, ये फ्रेश दोबारा स्कैन करता है उसको और फिर UPI पिन डाल के दोबारा उसके साथ स्कैम हो जाता है। तो बेसिकली जो QR कोड वाले जो स्कैम्स हैं उसमें एक सिंपल फंडा है, आपको ये याद रखना चाहिए कि जो QR कोड होता है, QR कोड की जो पेमेंट्स होती हैं वो सिर्फ पे करने के लिए होती है, रिसीव करने के लिए नहीं होती। तो जो QR कोड है दैट इज ओनली फॉर मेकिंग पेमेंट्स एंड नॉट रिसीविंग पेमेंट्स। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप कोई भी QR कोड आप स्कैन करते हैं तो आप उसको पे कर रहे हैं, आप रिसीव करने के लिए QR कोड कभी स्कैन ना करें। सिमिलरली बहुत टाइप के फ्रॉड्स ऐसे भी हैं कि आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में लाख रुपए या 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए क्रेडिट हो गए हैं। तो आपको लगता है यार कुछ तो है और आपको लगता है कि ये बैंक की तरफ से मैसेज है क्योंकि हेडर वैसा होता है, और आप उस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करते हैं या उस मोबाइल नंबर दिया होता है उस पर, या उस मोबाइल नंबर पे कॉल करते हैं और लिंक पर क्लिक करते हैं, वो आपको एक ऐसी सिमिलर लुकिंग वेबसाइट पे ले जाता है। आपको लगता है कि यार ये तो जेन्युइन बैंक की वेबसाइट है। आप उस पर अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं जस्ट क्योंकि वो आपको जो लाख रुपए 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो आपको दिखा रहा है क्रेडिट हुए हैं उसको क्लेम करने के लिए आप अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं, सारी फाइनेंशियल डिटेल्स, अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो एंटर करते हैं। तो वो जो लिंक है वो ना तो जेन्युइन वेबसाइट है उसकी बैंक की, वो एक फेक वेबसाइट पे जा रहा है और वो आपका जो रिमोट एक्सेस है वो स्कैमर के पास मिल जा रहा है उसका एक्सेस। तो जो भी आप डिटेल्स डालेंगे वो डिटेल्स स्कैमर के पास दिखती रहेंगी, रिफ्लेक्ट होती रहेंगी। तो जो आप OTP डालेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा, आपकी पेमेंट्स जो भी हैं ऑटोमेटिकली जाती रहेंगी। फिर वो उन डिटेल्स को लेके आपका बैंक अकाउंट खाली कर देगा। और इसमें अब जैसे कि हर किसी को लालच होता है कि हम थोड़ा और पैसे कमाएं, तो काफ़ी एड्स हमें आती हैं कि घर बैठे बैठे 10,000 रुपये कमाएं, 15,000 रुपये कमाएं, घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम है, टाइपिंग का काम है। तो हम लोग उस ऐड पर जाते हैं, उस मोबाइल नंबर पे जाते हैं, तो वो हमें इनिशियली बोलते हैं कि आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको हम लोग वर्क अलॉट करेंगे। तो हम बेसिक रजिस्ट्रेशन देते हैं, सपोज़ 500-1000 रुपये, हमें लगता है कि ठीक है अगर मैं 500-1000 रुपये दे रहा हूँ तो मुझे 15,000 का काम भी तो मिल रहा है। तो आप 500-1000 रुपये देते हैं, वो आपको इनिशियली बोलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत काम देंगे, थोड़ा बहुत रिटर्न भी देंगे, 1000-2000 रुपये रिटर्न देंगे। आपका जस्ट एक ट्रस्ट गेन करने का एक तरीका है। जैसे वो ट्रस्ट गेन करेंगे आपको वो फिर कन्विंस करेंगे कि अभी तो आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस दी है वो बहुत ही बेसिक पैकेज था, अब हम आपको प्रीमियम पैकेज देना चाहेंगे, आप हमारी हायर सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसमें आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा है। तो वो फिर हायर सब्सक्रिप्शन पे जाता है और वहीं उसके बाद स्कैम हो जाता है। वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट देता है, उसके बाद ना तो उसको कोई काम मिलता है ना उसको कोई रिटर्न मिलता है। सिमिलरली जो इन्वेस्टमेंट वाले स्कैम्स हैं आजकल, उसमें क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि आप ये शेयर में इन्वेस्ट करें और तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। इसमें पूरा एक गैंग इन्वॉल्व है। इसमें ये लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड करवाते हैं और उस ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो आपको पोटेंशियल या जेन्युइन आपको लगेगा कि ये लोग भी मेरी तरह बायर ही हैं, बिल्कुल मेरी तरह इन्वेस्ट करने वाले लोग ही हैं।
आपको ये रियलाइज, मतलब आपको ये कन्विंस करने की कोशिश, एक ड्रामा हो रहा होता है, एक ड्रामा होता है बेसिकली ये। तो आप उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं, आपको थोड़ा बहुत रिटर्न भी दिखाता है, बट वो एक आपको वर्चुअल अकाउंट में रिटर्न दिखाता है। जब आप उसको क्लेम करेंगे, अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन मांगेंगे, तो आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। आपको भी लगता है कि यार ये जो दूसरा बाकी जो मेंबर्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, वो लोगों के साथ भी फायदा ही हो रहा है, उनको भी फायदा हो रहा है, उन्होंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, देखो भाई 2-3 लाख का फायदा हो गया। तो जस्ट हमें भी लालच है उन चीज़ों की कि हम थोड़ा इन्वेस्ट करें, थोड़ा पैसे रिटर्न मिल जाएगा। तो वो देखा देखी जो विक्टिम है वो इन्वेस्ट करता है और फिर ग्रेजुअली उसके साथ वो फ्रॉड हो जाता है। तो मान लीजिए किसी के साथ ये हो जाए, क्या करना चाहिए इसको? तो जब सपोज किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, तो उसके पास जो तरीके हैं वो आप सबसे पहले आप कॉल कीजिए 1930 पे, मतलब 1930 ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। आप 1930 पे कॉल करेंगे और इस पर कॉल करने के बाद अपनी समस्याएं बताएंगे, आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाएगा। अगर सपोज आप कॉल नहीं करते हैं 1930 पे, अगर आपको कॉल नहीं करना, तो एक cybercrime.gov.in वेबसाइट है, जिस पर आप जाके आपको एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल खुलेगा और वहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के फ्रॉड दिख रहे हैं कि आपके फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, सोशल मीडिया फ्रॉड हुआ है, इम्पर्सनेशन फ्रॉड हुआ है, रैंसमवेयर अटैक हुआ है। तो वो आप अपनी कैटेगरी चूज करके आप अपनी कंप्लेंट और अपने जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं, ट्रांजैक्शन आईडीज हैं, वो आप उसमें डालकर अपनी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या रिकवरी हो पाती है कि डिफिकल्ट होती है? देखिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने अभी तक काम देखा है साइबर क्राइम का, तो उसमें जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो अपने अकाउंट में पैसा ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो मल्टीपल जो ट्रांजैक्शंस हैं इधर से उधर भेजते रहते हैं। तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं। पैसा आपका तब तक सेफ है जब तक वो एटीएम से विड्रॉ नहीं हुआ, ओके, या आपने बैंक में जाके अपने पैसा विड्रॉ नहीं किया चेकबुक के थ्रू या कैसे भी। जब तक आपका पैसा विड्रॉ नहीं हुआ कहीं से भी, तब तक आपका पैसा सेफ रहेगा और पूरी अपॉर्चुनिटी रहती है और मतलब पूरे मौका रहता है कि उस अमाउंट को है पुट ऑन होल्ड करा दिया जाए। तो ये जो एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है I4C, उनकी तरफ से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो cybercrime.gov.in जो वेबसाइट है जहाँ पे पब्लिक रिपोर्ट करती है। जैसे ही आप उसको रिपोर्ट करेंगे, हमें पुलिस के पास उसका कंप्लेंट दिखती है, एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखता है, हम उसको खोलते हैं, हमें दिखता है कि पैसा कहाँ गया है, उसके बाद सारी मनी ट्रेल जो है वो दिखती रहती है। उसमें सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, नॉट ओनली पुलिस बट बैंक ऑल्सो इज ऑल्सो इन्वॉल्व देयर। बैंक को भी दिखता है वो चीज़ें, और बैंक और पुलिस साइमल्टेनियसली मिलके उस अमाउंट को पुट ऑन होल्ड करने की कोशिश करती है। जैसे ही पुट ऑन होल्ड अमाउंट हो जाता है, मतलब क्या जो अकाउंट है उसमें पैसा रुक गया, ब्लॉक हो गया एक तरीके से, आप ब्लॉक मान लीजिए उसको वर्ड, तो वो आप उसको फिर बाद में बैंक के थ्रू या कोर्ट के थ्रू उसको विड्रॉ करा सकते हैं। तो ये तो हुआ रिकवरी का तरीका, जिसमें कुछ होप है अगर आपने होल्ड करवा लिया तो। अब कितने केसेस में फ्रॉडस्टर को पकड़ पाते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गई है पुलिस, और हम लोग बिल्कुल ही हर टेक्निकल सपोर्ट के साथ हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम लोग जैसे कोई बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है तो उसके KYC डॉक्यूमेंट्स हम लोग मंगाते हैं, उस पर कोई पर्टिकुलर ID यूज़ होती है, आधार सपोज यूज़ होता है या पैन यूज़ होता है, मोबाइल नंबर यूज़ होता है, वो हम लोग डिटेल्स निकलवा लेते हैं। मोबाइल नंबर के अगर हमें सपोज कोई मोबाइल नंबर मिल जाता है, मोबाइल नंबर के साथ हम उसका सब्सक्राइबर डिटेल्स निकलवा लेते हैं, उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हम लोग निकालते हैं, जिससे पता लगता है कि वो किसके फ्रीक्वेंटली टच में है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या आ रही है। और अगर सपोज इसके साथ साथ हम IPDR भी निकालते हैं, जो IP वो लोग यूज़ करते हैं। सपोज कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हुई है या IP एड्रेस, तो व्हाट्सएप पे कोई मतलब कोई जो भी मतलब IP का एक्सचेंज जहाँ पे हुआ है, हम IPDR के थ्रू हम वो देख सकते हैं कि उसमें कौन सा डिवाइस यूज्ड है, कौन सा मोबाइल नंबर यूज्ड है और लोकेशन कहाँ की आ रही है। तो हम लोग बिल्कुल टेक्निकल सपोर्ट के साथ हम लोग बिल्कुल ही जो क्रिमिनल है वहाँ तक पहुँचते हैं।
ये सब बातें जो आपने बताई ये बहुत वैल्यूएबल थी और आजकल हर कोई कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अफ्लिक्टेड है और ये सुनना ज़रूरी था उनके लिए. बट द पर्सन टेलिंग दिस थिंग्स इज नॉट वेल नोन. मतलब बिहाइंड द फेस हु इज लक्ष्य पांडे एंड वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डज द स्टोरी बिगिन? सर मैं बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ. मासी पनियाली चकोटिया जो जगह का नाम है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, उत्तराखंड के. मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ. और उसके बाद स्कूलिंग मेरी दिल्ली से हुई है. दिल्ली में मैंने बैनिंट्री स्कूल लोधी कॉलोनी में है, वहाँ से मैंने स्कूलिंग करी है 12th तक. उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में. और उसके बाद फेलियर के साथ साथ मतलब फेलियर सहकर मैंने ये एग्ज़ाम निकाला है, क्योंकि मेरी फैमिली में या मेरे आसपास में ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट या मैं तो नहीं मिला हूँ आज तक. मतलब सर्विस में आने से पहले मेरा कोई ऐसा कोई मेंटर भी नहीं था, ना कोई मेरे को गाइड करने वाला था कि ये एक एग्ज़ाम होता है, ये एक ऑप्शन भी है. ये एक ऑप्शन भी है. तो आप फेलियर्स कौन से जो आपको फील हुए? सर जैसे मैंने आपको बताया कि कोई गाइडेंस और कोई मेंटरशिप नहीं थी, तो मुझे सही कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है. स्ट्रगल का पीरियड था बेसिकली. जब कोई भी यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है तो उस टाइम पे हर किसी के इंटरव्यू होते हैं, रैंक 1 रैंक 2 हर किसी टॉपर के इंटरव्यू होते हैं. हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है. तो हर कोई अपनी बुक लिस्ट बताता है कि मैंने ये वाली बुक्स पढ़ी, मैंने ये बुक्स पढ़ी, मैंने इन सर को रेफ़र किया, मैंने ये वीडियोस देखी. तो हर साल बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं. हर साल बच्चों की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है. बुक सबकी अलग अलग हैं. सब बोलते हैं कि कोई 6th to 12th एनसीईआरटी पढ़ लो, और पॉलिटी के लिए ये 5-6 बुक्स पढ़ लो, ज्योग्राफी के लिए 5-6 बुक्स पढ़ लो, इन्वायरमेंट के लिए सारी बुक्स पढ़ लो, इकोनॉमिक्स के लिए सारी बुक्स पढ़ लो. बट जब तक वो खुद आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा. क्योंकि मैंने ये जब मैंने प्रिपरेशन करी थी, तो जब मैंने अटेम्प्ट दे रहा था, जस्ट मैंने देखी गूगल पे सर्च कर लिया कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ यूपीएससी टॉपर्स की वीडियोस देख ली. जस्ट उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हुए मैंने वो सारी बुक्स खरीद ली घर पे, और मैंने सारी बुक्स पढ़ ली. लेकिन जब वो रिवीजन का टाइम आया, मैं वो रिवाइज ही नहीं कर पाया. तो मेरा एक सब्जेक्ट के लिए 10 बुक पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हुआ जब तक मैं रिवाइज ही नहीं कर पाया उन बुक्स को. जस्ट मैं वो एक नंबर कंप्लीट कर रहा था कि हाँ मैंने एक सब्जेक्ट के लिए 10 बुक पढ़ ली. वो एक सेटिस्फैक्शन था कि मैंने 10 बुक पढ़ ली. लेकिन जब मैं वो रिवाइज करने पे आया तो मेरे को तो रिवीजन ही नहीं हो पाया वो, कि मैं एक सब्जेक्ट के लिए 10 बुक्स पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ. तो मुझे जैसे मैं फेल हुआ फॉर एग्जाम में, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये स्ट्रेटेजी जो है मेरी गलत है, और मुझे लिमिटेड रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन पर फोकस करना चाहिए. तो ये ओवर द टाइम और मेरी जो स्ट्रगल जर्नी रही है, तो स्ट्रगल तो मैं क्या ही बोलूँगा, बेसिकली मतलब अच्छी जर्नी रही है. मैंने एंजॉय भी किया है, और सब कुछ घर वालों ने सपोर्ट किया है, मेरे घर वालों ने, दोस्तों ने सपोर्ट किया है मेरे को. स्ट्रगल में नहीं बोलूँगा एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम पर सब लोग साथ थे और मैंने अपनी जर्नी एंजॉय करते हुए ये मैं यहाँ तक अभी जो आपने यूपीएससी का पेपर क्लियर किया. तो यूपीएससी की तैयारी आपको रियलाइज हुआ कि टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सुन के कोई फायदा नहीं. फिर आपने कुछ कोचिंग ज्वाइन करी, फिर क्या हुआ? बेसिकली मतलब टॉप ऐसा नहीं है कि सारे टॉपर्स ही खराब थे. मतलब टॉपर्स में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली, कि उनकी जो मेन बातें हैं वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, पिक एंड चूज करना पड़ेगा. आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो, आप अपने हिसाब से उनको फॉलो करो. आप जस्ट कि वो एक रैंक 1 है या रैंक 2 है, आप उनकी क्या स्ट्रेटजी रही, जो उनकी स्ट्रेटजी रहेगी ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम करे. तो मेरा इसमें ये कहने का मतलब है कि जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो उन्होंने पाथ फॉलो किया है, ज़रूरी नहीं कि उस पाथ से आपको भी सक्सेस मिले. हर किसी की जर्नी डिफरेंट है, हर किसी का पाथ जो है डिफरेंट है. तो आपको अपनी जर्नी देखनी पड़ेगी. हाँ, आपको पिक एंड चूज कर सकते हो, आपको हर किसी के गुड एलिमेंट्स आप उठा सकते हो, और अपने लाइफस्टाइल और अपने पढ़ने के तरीके में आप देख सकते हो कि कहाँ पे वो आप फिट कर रहा है, कहाँ पे फिट नहीं कर रहा. अब कोई एक इंसान है जो न्यूज़पेपर पढ़ता है 2 घंटे, उसको 2 घंटे पढ़ने में ही समझ में आता है, और कोई इंसान है जिसको आधे घंटे में समझ में आ जाता है. तो वो अपनी अपनी पर्सनल है, बट आप पिक एंड चूज करो. तो कोचिंग ने कितनी हेल्प करी आपकी और कितनी नहीं? मैंने इनिशियली कोचिंग ज्वाइन ज़रूर करी थी, बट सिंस मैं बहुत ही फ्रेशर था, मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ और मैंने आँख बंद करके कोचिंग ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो
कोचिंग जो थी काफ़ी जानी मानी थी, और उसके आगे बड़ा सा बैनर था कि 1000 बच्चों में से 300 टॉपर्स उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं। तो मेरे को लगा कि मेरा भी नंबर आ जाएगा इसमें। और जब मेरे फादर गए थे मेरे साथ एडमिशन कराने के लिए, तो उन्होंने भी वो चीज़ देखी। उनको तो पता नहीं था कि एग्जैक्टली रियलिटी क्या होती है। तो हम लोग जब वहाँ पे गए और जब वैसी वो बैनर देखा, तो मुझे थोड़ा उम्मीद जगी कि जब 1000 बच्चों में से 300 इन्हीं के हो रहे हैं, तो यही बेस्ट कोचिंग है और ये कोचिंग ही मेरा जो है नैया पार लगा सकती है। तो मैंने वो कोचिंग ज्वाइन कर ली विदाउट कोई बैकग्राउंड चेक करे या विदाउट खुद से कोई सेल्फ स्टडी करे। फिर ओवर द टाइम 1-2 महीने हुए, और तो कोचिंग की स्पीड तो आपको पता ही है कि उनका तो फिक्स शेड्यूल हो रहता ही है। टीचर्स आते हैं और 2-2.5 घंटे पढ़ाते हैं, उनका अपना सिलेबस कंप्लीट करने का एक उद्देश्य रहता है जनरली। तो वो जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया 1-2 महीने बाद, तो मेरी चीज़ें सर से ऊपर जा रही थी, क्योंकि मैंने बेसिक ही नहीं पढ़ा जब। तो मैं एकदम वहाँ कहाँ पहुँच गया। तो फिर मैंने लेटर रियलाइज़ किया कि हमें सेल्फ स्टडी पहले करनी चाहिए। आप 5-6 महीने सेल्फ स्टडी करो। तो कोचिंग से कोई खास फायदा नहीं हुआ? आपको स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई, उनकी पेस समझ में नहीं आई, आपने कोचिंग छोड़ दी 2-3 महीने के बाद, घर आके बैठे, फिर क्या हुआ? देखो, कोचिंग, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोचिंग का फ़ायदा नहीं हुआ। कोचिंग करने का एक पर्टिकुलर टाइम है बेसिकली। आप स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप पहले सेल्फ स्टडी करो, और सेल्फ स्टडी में आप बेसिक चीज़ें आप पहले कवर कर लो। फिर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है कोचिंग की, तब आप कोचिंग ज्वाइन करो। बिकॉज जब आपका बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं होगी, आपकी बेसिक जो थ्योरी एस्पेक्ट है वो आपका कवर्ड नहीं होगा, तो कोचिंग में आपको लगेगा कि मेरे सर के ऊपर चीज़ें जा रही हैं। तो हमें ये फोकस करना चाहिए, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, कि आप पहले सेल्फ स्टडी करो। उसके बाद आपको अगर लगता है कि ज़रूरत है कोचिंग की, तब आप कोचिंग ज्वाइन करो। कोचिंग का थोड़ा बहुत देखो मार्गदर्शन दे हैं, वो देते ही हैं, क्योंकि उसमें भी एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, उनको भी पता है कि एग्ज़ाम कैसे आता है, पैटर्न क्या है। तो वो कोचिंग जो है अपने अकॉर्डिंग, जब आपका सेल्फ स्टडी से अगर आप करने के बाद आपको लगता है कि मुझे अब कोचिंग की ज़रूरत है, थोड़ा एडिशनल हेल्प हो सकती है, तब आप कोचिंग ज्वाइन करो। फर्स्ट मतलब जैसे ही आप बिल्कुल पास आउट हुए, कॉलेज ख़त्म होके, तुरंत आप कोचिंग ज्वाइन ना करो। वैसे मेरा एक्सपीरियंस भी सेम ही रहा है। मैंने भी कोचिंग ज्वाइन करी और एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन में, एकदम फ्रेशर। एक दिन मैंने फ़ोन करा गूगल पे देख के, और वही उसी इंस्टीट्यूट में पहुंचा वैसे में जिसकी आप बात कर रहे हैं। फिर वहाँ जाके मैंने एडमिशन लिया। मैंने तो देखा कि लाइन लगी हुई है लोगों के बाहर एडमिशन लेने के लिए। दैट वाज माय, मैंने कहा यार ये तो ठीक ही लग रहा है, इतने लोग जा रहे हैं। तो हम गए वहाँ और कुछ भी समझ में नहीं आया, जैसे आपने बताया, सब कुछ सर के ऊपर से। 2 महीने गया मैं, 2 महीने के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कोई फ़ायदा नहीं है। फिर घर बैठ के मैं पढ़ा और वहाँ से मेरी एक्चुअल तैयारी स्टार्ट हुई। तो आपकी तैयारी की बात करते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक लिस्ट जानना चाहते हैं। व्हाट इज़ योर आइडियल रिकमेंडेड बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी? देखो, हर किसी टॉपर की अपनी अपनी बुक लिस्ट होती है, और जो बुक लिस्ट सब लोग बताते हैं, मेरी भी उसमें से सिमिलर ही बुक लिस्ट है, कुछ अलग बुक लिस्ट नहीं है। बट हाँ, मेरा ये फंडा है कि आपके जो बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड होने चाहिए, और उसका जो रिवीजन है वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैं हमेशा इसी बात को एम्फेसाइज करता हूँ कि आपका जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखिए, और जो आपका रिवीजन है वो मैक्सिमम रखिए। क्योंकि अगर आप सपोज एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप उसको 1 या 2 मैक्स टू मैक्स बुक से कवर कर सकते हैं। आप अगर एक सब्जेक्ट के लिए 10 बुक या 5 बुक ले लेंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो बुक लिस्ट की बात करें अगर हम, तो ज्योग्राफी के लिए हमें क्लास 9th, क्लास 11th और क्लास 12th की NCERT पर फोकस करना चाहिए। साथ ही कुछ सब्जेक्ट, कुछ उसमें टॉपिक्स हैं जो GC लियोंग करके एक बुक आती है, उससे कवर होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी पोर्शंस जो है वो क्लास 9th, क्लास 11th और क्लास 12 से कवर होते हैं। क्लास 11th जो है उसमें भी 2 आती हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। तो वो दोनों करनी है, ये नहीं कि कोई एक करनी है, तो दोनों करनी है। इन्वायरमेंट में आप शंकर IAS की बुक ले सकते हैं, और इकोनॉमिक्स के लिए आप या तो रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं, या फिर एक संजीव वर्मा की एक बुक है वो ले सकते हैं। और हिस्ट्री के लिए बेसिकली मल्टीपल, इसको हम डिवाइड कर रखा है हमने, एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो एशियंट और मिडिवल के लिए आपने नॉर्मल NCERT पढ़नी है और कुछ नहीं करना, वो भी क्लास 11th और क्लास 12th की। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। मॉडर्न इंडिया के लिए आपको स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, राजीव अहीर की, बहुत छोटी सी हैंडी बुक है, वो आप कर सकते हैं। और
पॉलिटिकली आप लक्ष्मीकांत बुक कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे आपने रखी भी है बुक लक्ष्मीकांत, वो हम रेफ़र कर सकते हैं। और जो मेजर पोर्शन है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसमें जो प्रीलिम्स में भी कवर करता है, जो मेंस में भी कवर करता है और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स के कुछ रिसोर्सेज हैं जो आप कवर कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक न्यूज़पेपर लगाना है। आज की डेट में जो न्यूज़पेपर जो एस्पिरेंट्स लेते हैं वो दो हैं, एक तो हिंदू है और एक इंडियन एक्सप्रेस है। तो आप कोई भी दोनों में से एक, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको समझ में आ रहा है। जैसे मैंने तो द हिंदू लिया था, कोई और इंडियन एक्सप्रेस भी ले सकता है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, साथ में आप एक मंथली मैगजीन लगा लीजिए। कोई भी आपको जो अवेलेबल कोचिंग की मैगजीन है वो आप ले सकते हैं। साथ ही में मैंने आपको, जैसे सर आपको पता है कि 6 महीने से मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि मैं डेली करंट अफेयर्स अपलोड करता हूँ। तो वो आपका जो वर्कलोड है वो कम कर देता है। बच्चों को सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ना है और जो डेली मैं करंट अफेयर्स अपलोड कर रहा हूँ वो देखना है। वो आपको रेफ़र करने के लिए ईजी रहेगा। और मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड करता हूँ। ये जनवरी से ही मैंने इनिशिएटिव शुरू किया है और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी इसमें जुड़ सकता है और इनफैक्ट इसमें काफ़ी लोग जुड़े भी हैं। मेरे इंस्टाग्राम का जो ये चैनल है उसमें मोर देन 22,000 जो हैं वो लोग जुड़े हैं। व्हाट्सएप पे मोर देन 12,000 लोग जुड़े हैं और मैं पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि ये इनिशिएटिव जो है मैंने जनवरी में ही अभी शुरू किया है और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में अभी एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का 16 ऑफ जून को। उसमें से करंट अफेयर्स के अराउंड 9 या 10 क्वेश्चंस थे। उसमें से 5 क्वेश्चंस मैं आपको मेरे उस जो मैं अपलोड करता हूँ सिर्फ 4-5 महीने की जो मैंने अपलोड किए उसी में दिख जाएंगे और बाय डायरेक्ट दिख जाएंगे, इनडायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट दिख जाएंगे। बहुत यूजफुल रिसोर्स हो गया है। बिल्कुल, मतलब क्योंकि मैं बहुत ही मल्टीपल सोर्सेज को कवर करके सारी को कंप्रेस करके एनालाइज करके एक शॉर्ट में आपको वो जो कंटेंट है वो देता हूँ, डेली देता हूँ मैं वो। और एक और चीज़ जो एस्पिरेंट्स को पता चलनी चाहिए, आप सीसेट की बुक पे काम कर रहे हैं और वो आने वाली है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास ऐसा कोई मेंटर नहीं था और मुझे कोई ऐसी कोई गाइडेंस मिली नहीं है। तो मेरा हमेशा से ये था कि जब मैं कभी कुछ बन जाऊंगा तो मैं बच्चों की हेल्प ज़रूर करूंगा, यूथ को मोटिवेट करूंगा, यूथ की हेल्प करूंगा, स्पेशली जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनकी हेल्प करूंगा। तो सीसैट में हर किसी का डाउट होता है, ये हर किसी का कॉमन प्रॉब्लम है और काफ़ी बार सीसैट से लोग एलिमिनेट भी हो जाते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो सीसैट की वजह से आपका जो है प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। पिछले क्वेश्चन पेपर को देखा है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को, तो और ही ज़्यादा उसका फियर फैक्टर बढ़ गया है। हालांकि इस बारी तो नॉर्मलाइज कर दिया है, बट यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। तो यूपीएससी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें टेस्ट करता है और बच्चों को टेस्ट करता है, बच्चों की नॉलेज को टेस्ट करता है। तो सीसैट में हर किसी का एक हमेशा क्वेश्चन रहता है कि कोई एक ऐसी बुक बताइए जो सीसैट जिसे हम कर सकें। तो सीसैट बेसिकली प्रैक्टिस का गेम है और उसमें कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप जल्दी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो मैं एक बुक जो है वो लॉन्च कर रहा हूँ और वो बहुत ही मतलब अच्छी बुक है। मैंने काफ़ी लोगों को वो दिखाई है, उनसे वेट करवाई है वो बुक। और तो अभी मेंस एस्पिरेंट्स लिखेंगे और मेरा मेन फोकस मेंस पे ही रहता है, ऐसे एथिक्स आंसर राइटिंग इज माय डोमेन। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे मेंस की प्रिपरेशन के लिए? देखो अभी मेंस आने वाला है सर, जैसे आपको पता ही है कि 16 ऑफ जून को प्रीलिम्स हुआ है। तो जो लोग क्लियर करेंगे वो लोग मेंस का एग्ज़ाम देंगे। तो मेंस का जो मेन स्ट्रैटेजी है वो है आंसर राइटिंग। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। आंसर राइटिंग ही आपको हेल्प करेगा सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे वो जीएस के तीनों पेपर हों, एथिक्स का पेपर हो, चाहे वो ऑप्शनल का पेपर हो, चाहे वो एसए का पेपर हो। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डेली लेवल पे करनी पड़ेगी। तो जिन्होंने अभी तक आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन नहीं करी है वो अभी शुरू कर सकते हैं। डेली आप कोशिश कीजिए 3 से 4 आंसर्स को लिखने की कोशिश कीजिए। इनिशियली आपको लगेगा टाइम, बट ग्रेजुअली आपको वो टाइम लिमिट के अंदर आ जाओगे। आंसर राइटिंग में मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट लाइक नॉलेज, आप एकदम से एक्वायर नहीं कर सकते, उसको स्किल की तरह सीखना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उनको कुछ स्टेजेस के थ्रू लेके जाऊँ। स्टेज 1 पे ओपन बुक, अनटाइम्ड, कोई कंस्ट्रेंट नहीं, आप लिखो अच्छे से, एक्सप्रेस करो। स्टेज 2 पे थोड़ा सा ज़्यादा कंस्ट्रेंट डाल के टाइम, ओपन बुक है, आप लिखो पढ़ के, बट टाइम कंडीशंस में।
उसके बाद एक और कंस्ट्रेंट और उसके बाद फिर फाइनल यूपीएससी। तो इस प्रोग्रेशन में से मैं लोगों को लेके जाता हूँ, दैट इज द वे आई डिज़ाइन द प्रोग्राम। और मेरा जो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे दे रखे हैं स्टूडेंट्स को, जो डेली उनको टास्क जाता है सर, डेली टास्क जाता है और उसमें डेडलाइन होती है और वो लिख कर मुझे भेजते हैं। तो एक बहुत एक्साइटिंग एवेन्यू ये होगा कि आप उसमें भी थोड़ी सी मेंटरशिप करें बच्चों की। बहुत सारे बच्चे उस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में हैं और आपके प्रेजेंस बहुत मोटिवेट करेगा उनको। जी सर, बिल्कुल। मैं बहुत ही कोशिश करूँगा कि अपना जितना भी फ्री टाइम है उस आपका जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें दे पाऊँ सर। आपकी ये साइड देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट योर ओन फिजिकल लुक्स, इट इज़ नॉट जस्ट योर यूनिफॉर्म। आपने अच्छे खासी एक इंटेलेक्चुअल कैलिबर भी है आपने सर। तो आपने जो बुक लिखी है, आप इतना जो एफर्ट्स कर रहे हैं, इट इज़ नॉट नॉर्मल और ईजी, दैट आई नो ऑफ। एक फाइनल चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा स्टूडेंट्स को। मुझे ऐसा सुनने में आया है कि एक ऐसा हुआ कभी कि आप किसी एसएचओ के पास गए कुछ काम कराने और एसएचओ ने आपको भगा दिया और फिर कुछ महीने के बाद आप उस एसएचओ के बॉस बन के एसीपी बन के आए। हाँ, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। मतलब सर्विस में आने से पहले मैं कुछ काम के लिए मैं पुलिस स्टेशन गया था। तब मैं सर्विस में नहीं था और मैं डायरेक्टली तब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो मुझे लगा कि मैं ठीक ठाक मतलब लोगों से बात कर सकता हूँ और थोड़ा बहुत अपनी मतलब लोगों की मतलब अपना काम कर सकता हूँ। मुझे लगा था कि मुझे किसी और की हेल्प की ज़रूरत है नहीं, तो मैं डायरेक्टली एसएचओ साहब के रूम में घुस गया। और घुस गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसे कैसे आ गए, और थोड़ा उन्होंने मतलब भगा दिया मेरे को टाइप्स। और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मैं सर्विस में भी आया। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मतलब ट्रेनिंग का ही टाइम था वो, तो उस टाइम पे मेरे को उसी एरिया का एज एन असिस्टेंट कमिश्नर बनने का मेरे को एक मौका मिला। तो जब हमने उनको क्राइम रिव्यू मीटिंग में बुलाया था तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या मुझे जानते हैं, तो उनको लगा नहीं, मैं तो नहीं जानता तुम्हें, मैं आपको नहीं जानता। तो फिर मैंने उनको याद दिलाई वो बात कि वो 1.5 साल पहले आपको वो याद है इंसिडेंट ऐसा करके कुछ हुआ था, एक लड़का आपके रूम में आया था और आपने भगाया था उसे। तो उनको फिर वो याद आया वो हिस्सा। तो फिर हमने अच्छे स्पिरिट में उसको लिया और यही जो इंसिडेंट्स हैं ऐसे ही चीज़ें हमें चीज़ें सिखाती हैं, यही हमारा एक्सपीरियंस बढ़ाती हैं। बिल्कुल। और सीखने और एक्सपीरियंस बढ़ाने से मेरा फाइनल क्वेश्चन, दिस पॉडकास्ट इज अबाउट द सिलेबस ऑफ लाइफ। वो चीज़ें जो स्कूल और कॉलेज नहीं सिखाता। बहुत चीज़ें आपको स्कूल और कॉलेज नहीं सिखा पाया होगा, आपने लाइफ ने सीखी होगी। आप क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को जो उनको पता होना चाहिए जो स्कूल और कॉलेज नहीं सिखा पाया उनको? स्कूल और कॉलेज में जैसे हमारा जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ जो सोशलाइजेशन का जो पॉइंट होता है वो फैमिली होता है। फैमिली के बाद वो स्कूल में सोशलाइज करता है, तो वो लोगों से मिलता है, अपने जो अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलता है, टीचर्स से इंटरेक्ट करता है, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को उसको मिलता है। सिमिलरली कॉलेज में जाके सीखने को मिलता है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि स्कूल और कॉलेजेस में करियर काउंसलिंग जो है वो नहीं की जाती है और बच्चा काफ़ी ब्लैंक हो जाता है इनिशियली कि स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज ख़त्म हो गया कि अब मुझे करियर में क्या करना चाहिए। तो जैसे मैं था, मुझे मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, 2 मेरी प्लेसमेंट हो गई थी, इंजीनियरिंग के बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। बट मुझे कभी ऐसा बताया नहीं गया कि आपके पास ये वाले एवेन्यूज़ भी हैं, आप इस लाइन में भी जा सकते हो। तो वो अब मैंने देख रहा हूँ कि ग्रेजुअली धीरे-धीरे करके एजुकेशन सिस्टम जो है वो उस लाइन पर आ रहा है। ओके। आपसे बात करके बहुत कुछ समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत पब्लिक डिस्कोर्स के लिए जो रेलेवेंट बातें थी कुछ निकली, साइबर क्राइम से लेकर पुलिस की परसेप्शन को लेकर, नए लॉज को लेकर आपने अच्छे से समझाया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड इट विल बी फॉर द ऑडियंस। इट विल टू वट एवर एक्सटेंट इट कैन चेंज द रिलेशनशिप अ लिटिल बिट सर, ऑफ द पुलिस फोर्स वर्सेस द, एंड इट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल इन द राइट वे। तो आपको आपसे बात करके पता चलता है, इट इज़ नॉट जस्ट द लुक्स, इट इज़ ऑल्सो द ब्रेन, इट इज़ ऑल्सो द वर्क, इट इज़ ऑल्सो द कन्फ्यूजन। यू आर ह्यूमन। थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, इट वॉज अ प्लेजर। थैंक यू सर।